दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे भाई पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद मोइन साहब, मोहतरम जनाब फिरोज माला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आपके मुखेड़ में चुनाव होने हैं नगर परिषद के। 2 तारीख को पोलिंग होनी है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके मुठखेड़ से नगर अध्यक्ष के लिए हमारी बहन हीना कौसर जी को टिकट दिया है। नगर सेवक के लिए शमीम सुल्तान साहब, आमिर हमजा साहब और जयप्रकाश चांदले जी को टिकट दिया है। यानी 1 नगर अध्यक्ष और 3 नगर सेवक को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके यहाँ से इस मर्तबा चुनाव में उतारा है। देखिए, चुनाव है, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी है, उसके साथ गठबंधन में उसके अजीत पवार की पार्टी एनसीपी है, शिंदे साहब की शिवसेना है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, अन्य सेकुलर पार्टियां हैं। हमारा अलायंस किसी के साथ भी नहीं, हम किसी के भी गठबंधन में नहीं है, हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारा अलायंस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, जनता के साथ है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आकर ये चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच में। अब चुनावी माहौल है तो बहुत सी सियासत पार्टियां आपके बीच आएगी, वोटों की भीख मांगेगी, क्योंकि इतने वर्षों से आपने उनको वोट दिया, आपके वोटों को अपनी जागीर समझा, इक्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठे, मगर काम सिर्फ एक ही किया, खुद की तिजोरियों को भरा, आपके लिए कुछ नहीं किया। आज भी रास्ते की हालत देख लो, विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर। आज आप देख लो कौन सा बड़ा अस्पताल बना दिया, कौन सी बड़ी स्कूल बना दी, कौन सा बड़ा कॉलेज बना दिया, कुछ नहीं। मगर आप करते तो क्या करते? ऑप्शन नहीं था आपके पास, विकल्प नहीं था कोई ऐसी पार्टी जिसको आप वोट डाल के ये बोल सकते कि ठीक है ये हमारा काम करेंगे। आपने वोट दिया। आज आपके पास आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आपके पास आपका मेरा कायद दरश असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये जो सियासत पार्टियां जो इल्जामात लगाने में मास्टर है, खुद की हार को कभी नहीं स्वीकार करते, किस वजह से हारते हैं, और जब हार जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है तो इल्जाम सिर्फ हम पे लग जाता है। हमको इल्जाम लगाओ, ए से लेके जेड टीम बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इल्जाम लगते थे, लोगों ने जवाब दिया, इनको ऐसा जवाब दिया कि आज पूरा भारत देश देख रहा है कि कौन चाहता नहीं है कि बीजेपी हारे। जीतना चाहती है बीजेपी, ये चाहती है कौन? कांग्रेस पार्टी। इनका मंशा, इनका इरादा, इंटेंशन मैं आपको बताता हूं साफ हिस्से के क्यों ऐसा है। आपने देखा हाल ही के अंदर बिहार के चुनाव आए, सीमांचल में हमारी पार्टी लड़ी। हमने कहा ठीक है, आप हम पे इल्जाम लगाते हो, मलिक के लिए लड़ते हैं, आप हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हो कि वोट कट जाते, तो आइए साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे चुनाव और बीजेपी को हराएंगे, जेडीयू को हराएंगे, एनडीए सरकार को हराएंगे। चुनाव साथ में लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मुस्लिम वोटों का विभाजन ना हो, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हमने ऑफर रखा अलायंस में, हमको 6 सीट सिर्फ दो। 6 भी इसीलिए 5 हमारे एमएलए थे, एक बाई इलेक्शन में हमारा एमएलए जीता था, एकदम वाजबी बात की कि हमको 6 सीट दीजिए। इनके कान में जू नहीं रहेंगे। लालू के तेजस्वी के घर तक पहुंच गए बिहार के हमारे अख्तर इबान साहब, पूरी एमआईएम की टीम को लेकर। बोला उनको तेजस्वी, लालू अपने कानों को खोल वरना फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। बैंड बाजा ढोल ताशा सब लेकर चले गए ताकि कल को ये ना बोले ये कि हमको तो ऑफर ही नहीं दिया, हमको तो बोला ही नहीं और खुद लड़ लिए।
इतना कुछ करने के बावजूद इन्होंने हमको अलायंस में नहीं लिया। ये घमंड गुरूर में रहे। इतना ही नहीं, ये अलायंस में जिसके साथ में थे कांग्रेस के, वहां पर भी तकरीबन 12 से 13 सीटों पर इन्होंने फ्रेंडली फाइट की। फ्रेंडली फाइट यानी कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी। इस एरिया में मुखेड़ विखेड़ में राहुल गांधी को गाली बको, बाजी में भोकर में जाके तारीफ करो, ये फ्रेंडली फाइट था उनका। इस झगड़े में फायदा ये हो गया, नुकसान ये हो गया कि इनके लफड़े में पूरी तरह से भाजपा की सरकार बिहार में जीत गई। अब हम तो लड़े थे, सिर्फ 26 सीटों पे लड़े हम, और 5 सीटों पर हमको कामयाबी मिली। 26 पे लड़े, 5 पे कामयाबी हमको मिली। कांग्रेस 125 साल वाली पार्टी 61 सीट पे लड़ी, 6 सीटों पे कामयाब हो। 6 भी लुढ़कते सुड़कते फुड़कते शाम तक निकल आए। हम अकेले लड़े, 10 लाख के करीब लोगों ने हमको वोटों से नवाजा। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, बोलेंगे वारिस भाई बोलना क्या चाह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं कौन असली बी टीम है, कौन असली वोट कटवा है, उस पर आ रहा हूं मैं। 5 हम जीते। एक सीट पर बलरामपुर करके जगह है सीमांचल में, वहां पर हमारा एक युवा नेता है आदिल हसन, एडवोकेट है। 80,000 वोट लिया उसने। 80,000 वोट मजलिस के उम्मीदवार आदिल हसन को मिले। कितने वोट से हराया उसको पता है, उसको हराया गया। पहले डिक्लेयर कर दिया जीत गया, उसके बाद में रिकाउंटिंग में उसको 370 वोटों से उसको हराया गया। 370 वोट काटे किसने, मैं आपको ये बताता हूं। यही सीपीआई जो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर एक इंसान के वोट काटे और जिता दिया जाके सीधा एलजेपी को, जो बीजेपी के साथ में अलायंस के अंदर। अजान हो रही है, अजान के बाद किताब करेंगे। कटवा पार्टी कौन है, असली बी टीम कौन है, उस पर भी आएंगे। ये वोट कटवे लोगों ने वहां पर मजलिस को नुकसान पहुंचाया। 2 जगहों के ऊपर हमको आराम से जीत मिल जाती अगर ये अपने उम्मीदवार न खड़ा करते। इनके उम्मीदवार कुछ काम नहीं कर सके, बस इनके वो आते थे, कोई जिसे पिटे, यहां से कोई शायर आ रहा है, यहां से कोई टायर आ रहा है पिटा हुआ, वही बकवासबाजी कर रहे थे। ओवैसी साहब को गाली बको, मजलिस को गाली बको। भाई अब तो मैं बोलूंगा तुम आओ और गाली बको, उनको और पब्लिक वोटों से नवाजेगी और हम जीत जीत के आगे बढ़ते रहेंगे। ये इनकी वहां पे हरकत थी। अब यही काम ये जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी आपके यहां भी करने आ रही है, वोट कटवा का काम। यही कांग्रेस आज महाराष्ट्र के नगर परिषद के चुनाव में काफी जगहों के ऊपर शिंदे साहब की शिवसेना के साथ गठबंधन में काम कर रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यहां पर ये शिंदे साहब आपको पता है किसके साथ है? बीजेपी के साथ, अजीत दादा के साथ है। बीजेपी क्या है आपको पता है ना, पक्का सच्चा मुसलमान की दुश्मन। हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिस से नफरत, खानकाहों से नफरत, हर चीज से नफरत करने वाली पार्टी का पार्टनर है शिंदे साहब और अजीत पवार। शिंदे साहब के साथ कांग्रेस ने किया गठबंधन, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सब तरफ बैनर पोस्टर भी लगे हुए। अब शिंदे साहब कौन है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप में मुसलमान है, कलमा दुआ को भाई हुआ आपका। मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो तय है। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, कहीं कोई भी फिरके के हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे मोमिन मुसलमान कलमा जो पढ़ता है बर्दाश्त नहीं करेगा। एक शख्स था रामगिरी नाम का, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसकी नाम लेने से जुबान मेरी नापाक हो जाती है। उस शख्स ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने रैली निकाली, औरंगाबाद से मुंबई तक ये रैली निकाली, और हमने सरकार से निवेदन किया कि आप इसके खिलाफ एफआईआर करिए, इसको अरेस्ट करिए, इसको जेल में डालिए, इसने गुस्ताखे रसूल की।
हर चीज समझ जाए कि इसको अंदर करो। यही शिंदे साहब जिसके साथ आज कांग्रेस गठबंधन में महाराष्ट्र का नगर परिषद चुनाव लड़ रही है विभिन्न जगहों के ऊपर, उस शिंदे साहब ने उसको मंच पर बिठाया और मंच से पूरी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने कहा कि मैं देखता हूं कि रामगिरी के बाल को भी कौन हाथ लगा सकता है, कौन इसको अरेस्ट करने की ताकत रख सकता है। ये वो शिंदे साहब है जिसने गुस्ताखे रसूल को पूरे मंच पर बैठकर सपोर्ट किया। अब क्या हम और आप ऐसे को समर्थन करेंगे जो गुस्ताखे रसूल को समर्थन करता है? क्या ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो शिंदे साहब को सपोर्ट करती है, जो गुस्ताखे रसूल का सपोर्टर है? फैसला आपको उनको करना है, इसमें कोई सियासत की बात नहीं कर रहा वारिस पठान। मैं एक ही बात आपके सामने रख रहा हूं, या तो आप ऐसी पार्टी के साथ चले जाइए जो गुस्ताखे रसूल की समर्थक है, या ऐसों के साथ आ जाइए जो आशिक रसूल है। फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, मगर यह हकीकत है आज कांग्रेस शिंदे साहब के साथ चुनाव लड़ रही है। आपने एक वोट दिया किसी ने कांग्रेस को या शिंदे को, समझ लीजिए आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये आपको फैसला करना है, वारिस पठान इस पे ज्यादा नहीं बोलेगा, फैसला आपको करना है। तीसरी तरफ आप देखिए, यही अजीत पवार की पब्लिक भी घूम रही है आपके बीच में। इन्होंने एक गेम सेट किया, बीजेपी ने बोला हमको तो मुसलमान को, हमको टिकट भी नहीं देते, मुसलमान हमको वोट भी नहीं देता, हमको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ओपन बोल दिया। तो करे कैसा, मुसलमानों को आपस में बांटे कैसा, इनके वोटों का बंटवारा कैसा करे, अपने को फायदा कैसा हो। तो उन्होंने आगे किया एनसीपी को, अजीत पवार की पार्टी को। अजीत पवार की पार्टी में कुछ हमारे भी भाई ऐसे हैं जो थोड़े से चंद रुपयों की लालच में, कुर्सी की लालच में चले गए अजीत पवार की पार्टी। उन्होंने जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं मुसलमान, वहां वहां अजीत पवार ने अपने मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया। सोचिए कितना बड़ा ये गेम है। यानी यहां वोट आप काटो, इनके वोट कटेंगे, जीतेगा बीजेपी, फायदा होगा ये तीनों जो गठबंधन के अंदर बैठे, शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी। ये मंशा लेकर ये लोग इस चुनाव के अंदर उतरे। आपको मैं साफ बता रहा हूं, और मैं एक अल्फाज गलत नहीं बोल रहा, अखबारात उठा के देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, आप बोलेंगे बिल्कुल वारिस पठान ने जो बात बोला 100% सही है। मंशा ये, वरना क्या जरूरत है हर जगह जहां मजलिस का उम्मीदवार खड़ा है, अजीत पवार अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों की। अरे अजीत पवार तो छोड़ो, ये बीजेपी वाले, इन्होंने भी कितनी जगहों के ऊपर मुसलमानों को टिकट दे दिया है। टिकट पकड़, पैसा पकड़, जा लड़, 300 वोट काट के ला मुसलमानों के, हम जीतेंगे, सरकार में बैठेंगे, इनकी मस्जिदों को बुलडोजर करके तोड़ देंगे। ये बीजेपी की चाल है। और हमारे भाई जा रहे हैं, वो पूरा भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला हिसाब किताब हो गया है। अब आपको इस चाल में फंसना है, या ऐसा आपको निकलना है कि डेवलपमेंट और विकास आपका। बीजेपी के पास अगर आप सवाल करोगे ना डेवलपमेंट के लिए, तो उनके पास जवाब नहीं है। आप उनको पूछोगे कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपने क्या किया उसके लिए, जवाब नहीं है। आप बोलोगे कि इतना करप्शन बढ़ गया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्या जवाब है आपके पास, जवाब नहीं है उनके पास। आप बोलोगे मेरे बोखर के अंदर, मेरे मुठखेड़ के अंदर कब रास्ते बनेंगे, कब अच्छी अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, जवाब नहीं है इनके पास। इनको एक ही राजनीति करने आती है, ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण किस तरह से, एक ही काम करो, मुसलमानों को गाली बको, अपनी सियासत चमकाओ। इसलिए इन्होंने इनके कुछ नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है बीजेपी ने, और वो नफरती चिंटुओं के अंदर एक कंपटीशन चला है, कौन बड़ा हिंदू। अब कौन बड़ा हिंदू बनना है तो करना क्या पड़ेगा, कौन ज्यादा मुसलमानों को गाली बक सकता। तो कोई आता है हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, कोई तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान की औलाद बोलता है, तो फिर एक वो छोटा वाला इतना टेबल साइज, वो 2 कदम आगे मन से खड़े होकर थ्रेट देता है कि मैं मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, क्या मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है? पहला एक बात समझ लेना,
कायदे कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए अपनी बात कायदे के तहत में रखते हैं, काम कायदे के तहत करते हैं। इसने इतनी बड़ी बात बोल दिया और ये कांग्रेस में, समाजवादी में बड़े बड़े तोप तुर्रम अपने आप को मुसलमान के जो नेता समझते हैं, खामोश बैठ मुंह में फेविकोल दही जमा के बैठे थे। ये किसी ने अल्फाज नहीं उठाया उसके खिलाफ कि नहीं भाई तू मुसलमानों को कैसा मारेगा मस्जिद में आके, तेरी औकात कैसा है इतनी बड़ी बात बोलने की। वारिस पठान कभी बोलेगा तेरे मंदिर में घुस के मारूंगा तो अब तक तो मेरे को लोग बाहर भेज दिए होते, पाकिस्तान की टिकट निकाल के बाहर भेज दिया होता, एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया होता, मगर उसको नहीं किया, उसको रिवॉर्ड दिया, मंत्री बना दिया उसको। किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई किसी ने और उसको चैलेंज किया कि आ जा बेटा तू मस्जिद में, आएगा तू दो टांग पे लेकिन जाएगा इंशाल्लाह तू स्ट्रेचर के ऊपर, कोई और नहीं था, ये मजलिस का खादिम आपका भाई वारिस पठान, जिगर वालों की जमात, हिम्मत के साथ काम करते हैं। और यही जमात का पैगाम लेके हम आपके बीच में आए कि जागो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, आज वक्त की नजाकत को आप समझो। मैंने बता दिया आपको असली वोट कटवा कौन है, इनकी मंशा क्या है, हर चीज बताया। आप बोलोगे वारिस भाई आपको वोट क्यों दे, जाहिर सी बात है सवाल किया जाएगा, जवाब सुनो। आज देश के अंदर कहीं पर भी मजलूमों पर, हमारे दलित भाइयों पर, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, आपके हमारी तरफ से आवाज कौन उठाता है? मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। ट्रिपल तलाक पे शरीयत में मुदाखलत की बात आ गई, कौन आपकी हमारी तरफ से आवाज बुलंद किया? असद ओवैसी किया। बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जैसा दादरी में कर दिया खलाक का। उस वक्त भी आपकी हमारी तरफ से लड़ा तो कौन लड़ा? मेरा आपका कायद असद ओवैसी लड़ा। हर शोबे पे हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। हक इंसाफ की बात आई, हमारी तरफ से ओवैसी खड़ा। ट्रिपल तलाक, अब वक्फ के ऊपर, ये वक्फ जो प्रॉपर्टी है ना, वक्फ की जो जमीन जायदाद है, ये हमारे, ये अल्लाह की अमानत है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए जगह छोड़ी ताकि सवाब मिले। अब बीजेपी की नीयत में आई खोट कि मुसलमानों के पास इतनी सारी जमीनें कैसे आ गई। अरे भाई और दुआ करो अल्लाह हमको और बरकत दे और हमारे पास जमीन मिले। इन्होंने एक काला कानून लेकर आया। कानून ये था कि जिस कानून के तहत ये हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे खानकाओं को हड़प कर सकते, वो काला कानून जब बिल बनकर पार्लियामेंट में आया, ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के, कथित सेक्युलर पार्टी के मुसलमान नुमाइंदे बैठे थे वहां। कौन अपोज किया उसको? कोई नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन उस वक्त भी आपकी हमारी तरफ से अगर हक के लिए कोई लड़ा, आपकी तरफ से, जिसने उस काले कानून को भरी पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के तार तार करके फेंक दिया, कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज भी यही अरमान है असद साहब का, यही अरमान है कि हम जाए मुठभेड़ में, पोखर में, या विकास करें, डेवलपमेंट करें, लोगों की आवाज बने, इनको इंसाफ दिलाए, जो जो इनके साथ बरसों से बेइंसाफी हुई है उसका खात्मा करे, करप्शन को मिटाए यहां से जाकर। यही अरमान लेकर यहां से कैंडिडेट उतारा है हमने। तो यकीन मानिए कि आप ऐसे शख्स के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे जो आपके साथ हर शोबे पे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है, या ऐसे के साथ जाओगे? यही कांग्रेस वाला, यही अशोक चौहान जिसको इतने बरसों से आपने कांधे में बिठाया, टिकट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया, इक्तदार आया, सीएम बना, सब कुछ होने के बाद आप तमाम को बेवकूफ बना के चले गए, बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया। क्या ऐसों के साथ जाएंगे क्या आप? और आज भी यकीन मानो, ये जो टिकट वाटअप हो रही है, बीजेपी की हो रही है या कांग्रेस की हो रही है, जिसकी भी हो रही है, वहां पे ना ये वाटअप के अंदर मेन अगर कोई रोल अदा कर रहा है तो कोई और नहीं, यही अशोक चौहान कर रहा है, यही कर रहे हैं, इन्हीं के नुमाइंदे हैं। इन्होंने बोला जाओ आप वोट काटो एमआईएम का, रोको मजलिस को। अरे मजलिस को रोकना मतलब डेवलपमेंट को रोकना है, विकास को रोकना है, हक इंसाफ को रोकना है, आने वाले बच्चों के संवरते हुए मुस्तकबिल को रोकने वाली बात है। ये रोकना चाहते हैं आपको। हम सब जानते हैं गुरु है इनके, ये चेले हमारी अब जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते।
और ये अफवाह फैला रहे हैं सब जगह, अफवाह फैला रहे हैं अपने दलों के जरिए से कि मजलिस के नुमाइंदे बिक गए हैं, सेट हो गए हैं, बैठ गए। अरे कोई सेट नहीं हुआ, कोई नहीं बिका, क्योंकि मजलिस का जो नुमाइंदा है ना, उसका कोई हाई कमांड नहीं है जो उसको जवाब देना है। मजलिस के नुमाइंदे का हाई कमांड सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जहां उसको जवाब देना है। धोखा नहीं दे सकता किसी को। अगर धोखा दिया तो दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में हशर के मैदान में भी जवाब देना पड़ेगा उसको। कोई नहीं बिका, सब यहां मौजूद है, सब काम कर रहे हैं, मगर इनको हार दिख रही है। इनकी नजर में दिख गया कि हार रहे पूरी तरह से, तो अब क्या करें, कौन सा पैतरा चले, तो ये चलाओ। अरे मैं तो बोलूंगा अशोक साहब, आपने जिन जिन को उम्मीदवार बना के भेजा है ना, वो बोल रहे हैं कि नहीं अशोक साहब के उम्मीदवारों को वोट मत देना, मजलिस को वोट दो। इन्हीं के लोग परेशान है इनसे, क्योंकि कंटाल गए हैं। अरे आप तो चले गए बीजेपी में, आप तो करप्शन करे, बीजेपी में गए तो वॉशिंग पाउडर निर्मला एकदम साफ सुथरे दूध के धुले होकर क्लीन। इनके बीजेपी में जो जाता है वॉशिंग मशीन है, साफ हो जाता है। अजीत पवार गए ना, अजीत पवार ने अभी बोला तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, मतलब अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं फंड नहीं दूंगा। अरे दादा किसका फंड है ये? आपकी जागीर है क्या? ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है जिसके ऊपर आप बैठे गद्दी के ऊपर, क्यों नहीं देंगे फंड आप? तो सुन लो दादा, मजलिस के उम्मीदवार जीत के जाएंगे ना तो हलक में से फंड निकालने की ताकत रखते हैं, याद रखना, हटाप करके निकाल लेंगे। डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फंड नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, यही अजीत पवार। फंड तो बहुत है अजीत दादा आपके पास, बहुत पैसा है आपके पास। ये तो वारिस पठान तो नहीं बोल रहा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, मंच से बोला दादा ने इतना करोड़ों का घपला कर दिया, इतना हजारों करोड़ का ये हो गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोला हम दादा को जेल में डालेंगे, इन जेल दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, बोला था, सबको पता है। अब क्या हो गया, चक्की का पिस रहे दादा, कहीं नहीं, तुम्हारे साथ बैठ के रोज रोटी खा रहा है। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी असलियत है कि हम फंड नहीं देंगे, हम फंड लाएंगे। वारिस पठान यकीन दिलाता है मुठखेड़ के अवाम को कि इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो जरूर फंड लाएंगे। और जितना काम है ये तमाम आपके अपने हैं, इनको पता है क्या क्या काम यहां पर करना है, लेकिन इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका विकास हो, आपका डेवलपमेंट हो, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। इसमें आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इतिहाद पैदा करना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है उस दरार को खत्म करना पड़ेगा। आपको एक होकर एक साथ लब्बैक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 तारीख को हम इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज अदा करेंगे, बावजू अपने घरों से निकलेंगे, जाएंगे पुलिस स्टेशन पर और दबाएंगे पतंग के बटन पे मोहर लगाएंगे और असद ओवैसी को जिताएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। बोले इनको क्यों दोगे? चलो बताओ मेरे को, मेरा सवाल करता हूं मैं लोगों से हर जगह, ऐसा क्या है ओवैसी साहब में जो आप उनको वोट नहीं दोगे और इनको दोगे? क्या पर्सनालिटी की बात है? तो माशाल्लाह मेरा कायद 6 फुट का है, गोरा गोरा, नालन पाक की टोपी है, सर पे मुंह पे दाढ़ी है। इनके पास क्या है? छोटे मोटे गोटे फोटे कौन कौन घूम रहे हैं यहाँ पे, मेरे को तो पता नहीं। हाँ, पर्सनालिटी छोड़ो, काम क्या किया इन्होंने? और एक शख्स, अरे वो लोग हैं, अगर हमको कोई 1 गिलास पानी पिलाता है ना तो हम उसका बोलते हैं अल्लाह तेरा भला करे, शुक्रिया। इस तरह से हम सामने वाले के लिए करते। तो वो इंसान जो हमारे लिए हर शोबे पे हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है, हमारे हर दुख में हर सुख में हमारे साथ उसकी पार्टी खड़ी है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसे का साथ दें? सबको आजमाया है ना आपने, एक मर्तबा ऐसे को भी आजमा लो, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आजमा लो, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आजमा के देख लो। देखो कोई भी खड़ा हो, बैनर पे फोटो तो असद साहब का है ना, दिल में मोहब्बत तो असद साहब के लिए है ना, असद साहब के लिए मोहब्बत जगो। आप मजलिस को कामयाब करो, मजलिस को कामयाबी लीडरशिप की कामयाबी है, लीडरशिप की कामयाबी आपके मुठखेड़ की कामयाबी, आपके डेवलपमेंट की कामयाबी है, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है। याद रखना इस बात को। मैं चाहूं तो बहुत बड़ा बड़े भाषण दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग यहाँ पे बैठे हुए, वारिस पठान की हर बात को सुन रहे, समझ रहे, जान रहे कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो है बात में दम। यही बात याद रखना जब आप सुबह में वोट डालने जाओ।
एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ मजलिस है। इन्होंने क्या किया, क्या करने वाले, और मजलिस क्या कर रही है, उनकी नीयत में क्या है आगे करना, दोनों बात आपके सामने रख दिए जाए। और उसके बाद सोच लो कि अगर इनको देने से गुस्ताखे रसूल का समर्थन करना है या देने से आशिक रसूल का समर्थन है। आप अगर ये बात सोच दे तो यकीन मानो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिल में बात उतारेगा। और वाकई में आप जब जाओगे पुलिस स्टेशन में तो पतंग के बटन को दबाकर पूरे मुठभेड़ के अंदर 2 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पतंग 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 लहरा दोगे आप, इंशाअल्लाह ताला। ये मुझे यकीन है। इंशाअल्लाह देंगे ना पतंग को वोट, देंगे असद साहब का साथ, जिताएंगे ना मजलिस को। अब लगा दो नारे। काफी साइलेंट लोग बैठे हुए, कोई बात नहीं बेचारे। भाई तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। अरे मुठभेड़ की जनता आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। चुनाव आएगा जाएगा, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन मुठभेड़ का कोई भी भाई वारिस पठान को आधी रात को आवाज देगा इंशाअल्लाह ताला, वारिस पठान उसके साथ खड़ा रहेगा। वैसे भी बहुत फोन आते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुठभेड़ की मेरी प्यारी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पतंग में जोश है ना, मेरे लिए काफी है। अब जोश है, और जोश और होश दोनों को मिलाओ। 2 तारीख को आओ, दबाओ बटन, जिताओ मजलिस को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।